हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस फाइटर में। तो कैसे आप लोग? आशा है बहुत ज़्यादा अच्छे और मस्त होंगे। ठीक है, आज इस क्लास में हम हिंदी रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ग्रामर प्लस साहित्य क्वेश्चंस। सो ठीक है भाई, जहाँ तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर देंगे। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, स्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सचल, ऑप्शन बी चंचल, ऑप्शन सी चेतन या ऑप्शन डी जंगम। इसका सही विलोम क्या है बेटा? वेरी गुड, जंगम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। जंगम का अर्थ क्या है? जो चल सके। ठीक है, स्थावर का विलोम क्या है? जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 2, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प देखिए, विकल्प ए पा प्लस वन, या विकल्प बी पो प्लस अन, या विकल्प सी पौ प्लस अन, या विकल्प डी पा प्लस अन। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन वेरी गुड, बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सो पो प्लस अन क्या है? पवन। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। संधि का नाम क्या है बेटा? अयादी संधि। ठीक है, सो 2 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 3, जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? मितभाषी या वाचल या मृदुभाषी या आभासी। जो कम बोलता हो इसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? यस, मितभाषी। ठीक है, मित का मतलब क्या है बेटा? इसमें देखिए, मितभाषी, मित का मतलब क्या है? कम। मतलब जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? मितभाषी है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ठीक है, तो 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है, ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी आ या ऑप्शन डी आई। पहला देखिए बेटा, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस आई, है ना। सो वो प्लस आ क्या हो जाएगा? सो ये हो जाएगा। ठीक है, सो अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? 4 का आंसर क्या है? अनु उपसर्ग है। ठीक है, अनु उपसर्ग। इसमें कौन सी संधि है बेटा? यन संधि। सो ऑप्शन ये सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए। प्रश्न संख्या 5, हाथ कंगन को आरसी क्या? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? विकल्प ए हाथ में कंगन पहनना, विकल्प बी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन सी बहुत सुंदर होना, या ऑप्शन डी विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है बेटा? इसमें आरसी का मतलब क्या है? मिरर, मतलब आईना। ओके, सो आरसी का अर्थ क्या होता है बेटा? मिरर होता है। मतलब हाथ में पहनने कंगन को देखने के लिए मिरर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सो ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। हाथ कंगन को आरसी क्या? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है बेटा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्रश्न संख्या 6, लंबोदर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष या द्विगु। लंबोदर में कौन सा समास है? 6 का आंसर क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन बी है। क्योंकि लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। ठीक है, सो तीसरा अर्थ प्रधान है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी कमेंट करके बताइए तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब क्या है बेटा? संस्कृत शब्द। ठीक है, सो ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी आंक, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी आज। तत्सम शब्द कौन सा है बेटा? 7 का आंसर क्या होगा? सो 7 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, अग्नि क्या है बेटा? एक संस्कृत शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या है? तद्भव रूप क्या है? आग।
ठीक है, सो ऑप्शन सी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुतवर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कवियत्री, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कवियित्री या ऑप्शन डी कवियत्री। सो इसका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है बेटा, इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, कवयित्री। ठीक है, याद रखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 9, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी शांत रस या ऑप्शन सी अद्भुत रस या ऑप्शन डी बीभत्स रस। सो विस्मय किस रस की स्थायी भाव है। देखिए, जब किसी अनोखी वस्तु या घटना को देखकर मन में आश्चर्य होता है तो वह अद्भुत रस होता है। ठीक है, सो विस्मय किस रस का स्थायी भाव है बेटा, वेरी गुड, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। और ये भी कमेंट करके बताइए वीर रस का स्थायी भाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए। 9 का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी नाम, ऑप्शन सी युवती या ऑप्शन डी नदी। 10 का आंसर क्या है, तरणी। सो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 11, गड़ो पानी पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए स्नान करना, ऑप्शन बी बहुत लज्जित होना, ऑप्शन सी कांपने लगना या ऑप्शन डी सर्दी लगना। गड़ो पानी पड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या है बेटा, मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत शर्मिंदा महसूस करता है तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। सो इसका मतलब क्या है, बहुत लज्जित होना। ठीक है, गड़ो पानी पड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या है बेटा, बहुत लज्जित होना। मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत शर्मिंदा का फील कर महसूस होता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 12, संज्ञा क्या कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सो कितने भेद होते हैं बेटा, 5। ठीक है, व्यक्ति, जातिवाचक, फिर द्रव्यवाचक, समूहवाचक, फिर भाववाचक। ठीक है बेटा, तो 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक एंड देन भाववाचक। सो ऑप्शन सी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13, कारक में कुल कितने भेद माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। कारक के कितने भेद होते हैं बेटा, वेरी गुड, 8। सो 8 प्रकार के कारक मतलब माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अंधे की लकड़ी इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 14 का आंसर ऑप्शन ए लकड़ी के सहारा चलना, ऑप्शन बी एकमात्र सहारा, ऑप्शन सी अंधे की मदद करना या ऑप्शन डी बिल्कुल असमर्थ होना। अंधे की लकड़ी इस मुहावरे का अर्थ क्या है। सो एक क्या है, वन एंड ओनली हेल्प अनमारा। सो एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी इस मुहावरे का अर्थ क्या है बेटा, एकमात्र सहारा। 14 का आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए जलज, ऑप्शन बी अंबुज, ऑप्शन सी मनसिज या ऑप्शन डी पंकज। बताइए। फिफ्टीन का आंसर क्या है बेटा, वेरी गुड, मानसज कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका पर्यायवाची है बेटा, वेरी गुड, कामदेव का पर्यायवाची। लेकिन जलज पंकज ये क्या है बेटा, कमल का, अंबुज भी कमल का पर्यायवाची है, मानसिज कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, सो ऑप्शन सी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल नाम किसने दिया। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन या ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा।
हिंदी आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है बेटा? वेरी गुड, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, इसने सिद्ध सामंत काल बताया। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 17, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए साकी, ऑप्शन बी सबद, या ऑप्शन सी बीजक, या ऑप्शन डी रामायणी। देखिए, कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं, समझे, मतलब निर्गुण शाखा। ठीक है, तो इनकी रचनाओं का संग्रह क्या है बेटा? बीजक। ठीक है, बीजक में 3 पार्ट होते हैं, क्या है? साकी, सबद, रामायण। ठीक है, किसने संकलन किया? धर्मदास। ठीक है, तो क्लियर है बात? ऑप्शन सी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 18, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, या जैनेन्द्र, या प्रेमचंद। देखिए, मृगनयनी किसकी रचना है बेटा? वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ठीक है, यह एक क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। इनको हिंदी में वाटर स्कॉट भी कहा जाता है। ठीक है, इनको हिंदी का वाटर स्कॉट भी कहा जाता है। सो ऑप्शन ये सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, देखिए, छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 19 का आंसर क्या होगा? यस, एब्सोल्युटली ऑप्शन डी है। मैथिली शरण गुप्त जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। और कौन बचा है बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी। सो जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन जी, और महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये क्या है? ये सब छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं बेटा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी छायावाद से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 20, कलम का सिपाही जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? कलम के सिपाही ये रचना किसकी है बेटा? यस, अमृत राय जी की। ठीक है, ऑप्शन बी बढ़िया जवाब है। ठीक है, आपके लिए एक और प्रश्न है, कथा सम्राट किसको कहता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, कड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी प्रियप्रवास, या ऑप्शन डी लोकायतन। कड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? यस, प्रियप्रवास को माना जाता है। और ये भी कमेंट करके बताइए, कामायनी किसकी रचना है? जल्दी कमेंट करके बताइए, कामायनी किसकी रचना है बेटा? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, सो 21 का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 22, अष्टचाप की स्थापना किसने की थी? ये वल्लभाचार्य, बी विठलनाथ, सी सूरदास, डी कुंभन दास। बताइए, अष्टचाप की स्थापना किसने की थी? यस, विठलनाथ ने 1565 में 8 कृष्ण भक्ति कवियों को मिलाकर इसकी स्थापना की थी। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक है। ठीक है बेटा, सो इनको वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 23, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? 23 का आंसर क्या है? यस, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसमें वीर रस प्रदान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? लल्लूलाल, या सदल मिश्र, या इंसा अल्लाह का, या राजा शिवप्रसाद सितारे सिंह। रानी केतकी की कहानी ये किसकी रचना है? यस, इंसा अल्लाह का की रचना है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? उदयबान चरित्र। ये भी याद रखिए, दूसरा नाम क्या है? उदयबान चरित्र। सो ऑप्शन सी सही जवाब है।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 25, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में किसे माना जाता है? ठीक है, देखिए महिला आंचल हिंदी का पहला श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, क्या है बेटा? महिला आंचल। ये किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। ठीक है, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में कैसे मतलब कौन जाने जाता है बेटा? फणीश्वरनाथ रेणु जी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 26, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था बेटा? 26 का आंसर वेरी गुड, कोलकाता से। सी आंसर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए बिहारी सतसई में कुल कितने वेद दोहे हैं? 713। ऑप्शन बी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। ठीक है, बिहारी मतलब किस काल से रिलेटेड है? रीतिकाल। आगे बढ़ेंगे। परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये आल्हाखंड, बी विजयपाल रासो, सी कुमान रासो या डी पृथ्वीराज रासो। परमाल रासो को दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए आल्हाखंड। ठीक है, इस काव्य में आल्हा और ऊदल नामक दो वीरों की गाथा है। ठीक है, क्या है? आल्हा और ऊदल नामक दो वीरों की गाथा है। ठीक है, परमाल रासो ये किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। ठीक है, चंद्रवरदायी मतलब पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? ये किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो। वेरी गुड, चंद्रवरदायी। नेक्स्ट देखिए उर्वशी किसकी रचना है? मतलब इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 30। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल या ऑप्शन डी आधुनिक काल। भूषण किस काल से रिलेटेड है बेटा? रीतिकाल से रिलेटेड है। ऑप्शन सी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। तो यही है आज की हमारी क्लास। मिलेंगे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।